दिसंबर की शाम थी। अपने फ्लैट की बालकनी में रीमा चाय का लुत्फ ले रही थी, तभी उनका फोन बजा। रिसीव किया उन्होंने तो उधर से कॉलर ने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से कहा कि हेलो रीमा जी, मैं फला फला कॉमर्स कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने अगस्त में आईफोन 15 खरीदा था, उस पर एक स्पेशल ऑफर है, एक और आईफोन 50% डिस्काउंट पर ले लीजिए। ऑफर क्लेम करने के लिए आपके नंबर पर एक मैसेज आया है, उसमें 6 डिजिट का एक कोड है, वो कोड बता दीजिए, आपके नंबर पर ऑफर लॉक हो जाएगा। कॉलर को रीमा की एक एक जानकारी मालूम थी, नाम मालूम था, पता मालूम था, बैंक डिटेल्स, यहां तक कि 4 महीने पुराने फोन की परचेज डेट और टाइम भी मालूम था। तो रीमा को यकीन हो गया कि भाई इतनी सटीक जानकारी तो कंपनी के पास ही हो सकती है। उन्होंने ओटीपी बता दिया और तड़ से फोन पर एक और मैसेज आ गिरा कि आपके अकाउंट से इतनी धनराशि कट गई। वही कहानी फिर एक बार। कुछ समय बाद पता चला कि जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का रीमा इस्तेमाल करती थी, वहां कुछ महीने पहले डेटा ब्रीच हुआ था। माने कंपनी के पास कस्टमर्स का जो डेटा था वो चोरी हो गया। इसी ब्रीच में रीमा की पर्सनल डिटेल्स स्कैमर्स के हाथ लग गईं और उन्होंने रीमा को ठग लिया। ऐसी कितनी ही साइबर क्राइम की खबरें हम और आप रोज देखते हैं। हमारे आपके डेटा का एक्सेस अपराधियों के लिए अब कोई बड़ी बात तो रही नहीं। चारों तरफ आपका डेटा जमा करने वाला तंत्र मौजूद है, सीसीटीवी है, सोशल मीडिया है, फेशियल रिकग्निशन है, ऑनलाइन शॉपिंग के टूल्स हैं। डिजिटल सर्विलांस का थानोस जो है वो सभी 6 मड़ियों से सुशोभित हो चला है। उसको मारना अब आसान नहीं रहा, लेकिन इससे निपटने की कोशिश के तहत लाया गया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कानून। संसद से 2023 में पारित हुआ और 3 जनवरी को इसके रूल्स ड्राफ्ट हो गए हैं। अभी कानून लागू होना बाकी है, लेकिन क्या ये कानून हमारा आपका डेटा बचा सकता है? दावे तो ऐसे ही हैं, लेकिन इन दावों में दम कितना है? ये कानून जनता के पक्ष में है या नहीं? क्या इससे हमारी आपकी लाइफ पर कोई असर पड़ने वाला है? पर्सनल डेटा का एक्सेस किसे और कितना मिलना चाहिए? और 21वीं सदी में लोग कच्चे तेल को छोड़ करके आपकी डेटा माइनिंग के पीछे क्यों पड़े हैं? आज बात इसी पर। नमस्कार, अपने कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। सीएनबीसी ने 2023 में एक रिपोर्ट छापी। इसमें कुछ तथ्य बताए गए। 2016 में 32 लाख डेबिट कार्ड्स का डेटा लीक हुआ, उसका आरोप लगा। 2018 में 13 करोड़ आधार कार्ड के डेटा लीक का आरोप। 2019 में जस्ट डायल के 10 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक। 2020 में अनअकैडमी और बिग बास्केट से डेटा लीक। 2021 में डोमिनोज इंडिया के 18 करोड़ ऑर्डर्स का डेटा लीक। यानी लॉकडाउन के दौर में आपने जो पिज्जा ऑर्डर किया था, शायद वो भी अब पब्लिक नॉलेज बन चुका है। आपके नाम, फोन नंबर या आपके डोमिनोज के ऑर्डर या आपकी पसंदीदा रील्स, इसकी जानकारी आपके लिए मिट्टी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए ये सोना है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स और आपके फ़ोन में हर वो ऐप जिन्हें आप बस अलाउ का बटन दबा करके मंजूरी दिए जाते हैं, अब इसी मिट्टी से अपने खजाने को भर रहे हैं। कैसे? भर रहे हैं अपनी जेब में सर्विलेंस इकोनॉमी से। ये क्या चीज़ होती है? बोला भर था कि नए जूते खरीदने का मन है और अगले ही पल फोन जूतों के विज्ञापनों से पट जाता है। ऐसा लगता है मानो आपका फोन छिप करके आपको सुन रहा था। ऐसा वाकई हो रहा है या नहीं, अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, इस पर रिसर्चेस हो रहे हैं, पर कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। ये तो होता ही है कि आप गोईठा देख करके स्क्रॉलिंग अपना रोक दिए, फिर गोईठा का ही प्रचार ज्यादा दिखाने लगता है। ये सर्विलांस इकोनॉमी का उदाहरण है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आपकी हर डिजिटल हरकत, पसंद नापसंद और बातचीत डेटा में बदल जाती है और इस डेटा से कंपनियां पैसा छापती हैं। कमाई कैसे होती है इससे? सबसे पहला तरीका है बिहेवियरल सरप्लस। इंटरनेट पर हर क्लिक, हर सर्च, लोकेशन शेयर या ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब कुछ डेटा है। शुरुआत में कंपनियां इस डेटा से अपनी सर्विसेज बेहतर बनाती हैं, लेकिन फिर लग जाता है लायन के मुंह में ब्लड। एक रिसर्च पेपर है, सर्विलेंस कैपिटलिज्म एंड सिस्टमेटिक डिजिटल रिस्क। इसके मुताबिक कंपनियां बिहेवियरल सरप्लस की ओर बढ़ चली हैं, यानी ऐसा और इतना डेटा इकट्ठा करना जिसका उनकी सर्विसेज से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। इनके बिना भी उन कंपनियों का काम चल सकता है। ये एक्स्ट्रा डेटा, अतिरिक्त डेटा जो है वो उनके लिए बहुत कीमती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। रिसर्च पेपर के मुताबिक गूगल ने शुरुआत में सिर्फ सर्च इंजन सुधारने के लिए डेटा इकट्ठा किया, लेकिन 2000 के दशक में उन्होंने इस डेटा का इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापनों के लिए करना शुरू कर दिया।
यूजर्स की पसंद नापसंद का पता लगाते, फिर इसे डिकोड करके उन्हें उसी तरह के विज्ञापन दिखाए जाते। इससे विज्ञापन देने वाले ब्रांड्स को टारगेटेड ऑडियंस मिलती और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को बढ़िया मुनाफा मिलता। धीरे धीरे ये सब एक वर्चुअस साइकिल बन गया। कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोली है, जैसे गूगल या फेसबुक। रिसर्च पेपर ये कहता है कि इन्हीं का काम है कान लगा करके सुनना और दूसरी कंपनियों को बताना कि साहब इस शो के प्रोड्यूसर को खरीदनी है दाल मोठ। फिर कंपनियां इतनी तरह की दाल मोठ आकाश सिंह को दिखाएंगी कि वो खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरा तरीका है डेटा कलेक्शन और कनेक्शन। ये सर्विलांस इकोनॉमी की रीढ़ है। कंपनियां हमारे जीवन में हर जगह घुस करके ज्यादा और ज्यादा बारीक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हैं। जैसे जितना बड़ा स्पंज होता है वो उतना ज्यादा पानी सोख लेता है, वैसे ही जितना बारीक डेटा होगा उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि कंपनियां उतने ही सटीक तरीके से टारगेट कर सकेंगी। या अगर डेटा गलत हाथों में लग जाए तो ठग उतने ही प्रिसाइज तरीके से दाना डाल सकेंगे। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एलेक्सा और स्मार्ट वॉचेस भी न सिर्फ आपकी बातचीत सुनते हैं, बल्कि दूसरे डिवाइसेस जैसे फोन और लैपटॉप से कनेक्ट होकर के आपकी आदतों का पूरा खाका तैयार कर सकते हैं। ये डिवाइसेस जानते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, कौन से गाने पसंद हैं। ये डेटा जो है ये गोल्ड है, सोना है, जिससे कंपनियां आपको टारगेटेड एड्स, टारगेटेड विज्ञापन दिखाती हैं। तीसरा तरीका है डिजाइनिंग। ऐसी डिजाइनिंग जो बार बार यूजर को प्लेटफॉर्म पर लौटने के लिए मजबूर करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी स्ट्रेटेजी का उदाहरण है। मान लीजिए आपने कोई सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, उसके पास आपकी लोकेशन, फोटोज, कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस है। आप जितनी बार उसे खोलेंगे उतनी बार ये डेटा उसके पास अपडेट होगा। फिर जैसा भी कंटेंट आप उस पर करेंगे या देखेंगे, उससे वो आपके बिहेवियर और पसंद नापसंद की समझ डेवलप कर लेगा। इस डेटा की मदद से प्लेटफॉर्म आपको टारगेटेड एड्स दे पाएंगे। चौथा तरीका है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। रिसर्च पेपर इकोनॉमीज ऑफ सर्विलांस के मुताबिक सर्विलांस इकोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार है यूजर के व्यवहार में बदलाव। कंपनियां केवल ये अनुमान नहीं लगाती कि आपको क्या पसंद है, बल्कि वो आप कुछ करने के लिए मैनिपुलेट भी करती हैं। मानो किसी बाजार में आपको एक रास्ते से गुजरने पर मजबूर किया जाए और आपको पता भी ना चले कि साहब यही रास्ता लीजिए आप। YouTube और TikTok के एल्गोरिदम तो बनाए ही इस तरह से गए हैं कि आप घंटों तक स्क्रॉल करते रहें। इससे आपका जितना समय बर्बाद होगा, कंपनियों का उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। सर्विलांस इकोनॉमी की वजह से हमें सुविधाएं भी मिलती हैं। भाई हमें अपने पसंद की रील्स देखने को मिलती हैं, पसंद के जिन चीज़ों की हमें वाकई ज़रूरत है उनके एड्स देखने को मिलते हैं। हम फ़ोन पर ऐप्स यूज़ करते हैं तो उससे भी सुविधा मिलती है। लेकिन इन सुविधाओं की एक कीमत है, हमारी आपकी निजता और आज़ादी। कई उदाहरण हैं जब इन कंपनियों ने फायदे के लिए लोगों की निजता को ताक पर रख दिया। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड में फेसबुक पर आरोप लगा डेटा के इस्तेमाल से अमेरिका और ब्रिटेन में मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का। इसके बाद फेसबुक पर अरबों डॉलर का फाइन भी लगा था। रिसर्च पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिस्क टू प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी के मुताबिक गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी वीडियो या पोस्ट ट्रेंड होगी और कौन सी नहीं होगी। काफी समय तक उनके एल्गोरिदम ने सनसनीखेज और कॉन्स्पिरेसी वाले कंटेंट को भी प्रमोट किया है, क्योंकि उससे उन्हें ज्यादा स्पेंड टाइम या ज्यादा मुनाफा मिलता था। इन सभी खतरों को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया की कुछ सरकारों ने सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और बाकी ऐप्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। भारत की संसद ने भी अगस्त 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास कर दिया और अभी कुछ दिन पहले 3 जनवरी 2025 को सरकार ने उसके ड्राफ्ट रूल्स भी निकाल दिए हैं। 18 फरवरी तक लोग अपनी राय सरकार को भेज सकते हैं। सब सही रहा तो ये कानून जल्द लागू भी हो सकता है। इस कानून और उसके ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक अगर कोई ऐप किसी भी यूजर का डेटा लेना चाहे तो उसे पहले यूजर से सहमति यानी कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट देने के लिए यूजर 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा को चुन सकता है। ऐप यूजर को यह बताएगा कि उसका डेटा कैसे और कहां इस्तेमाल होगा। ऐप्स ये सहमति देने के लिए यूजर को मजबूर नहीं कर सकेंगे, फोर्स नहीं कर सकेंगे। मतलब ये नहीं बोल सकेंगे कि भाई ओके पर क्लिक करो वरना सेटअप ही आगे नहीं बढ़ेगा। या कई ऐप होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो यूजर से गैलरी और कैमरा का एक्सेस मांगते हैं और एक्सेस ना दो तो ऐप ही ओपन नहीं होता या फिर उसके फीचर्स कम हो जाते हैं।
इस ड्राफ्ट के प्रावधान इन तरीकों को गैर कानूनी बनाते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब कंसेंट मैनेज कैसे होगा। इसके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कंसेंट मैनेजर्स की तरह काम करेंगे, माने लोगों को ट्रैक करने में मदद करेंगे कि कौन सा ऐप आपका क्या डेटा ले रहा है और उसका क्या यूज कर रहा है। ये कोई नया प्रयोग नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे कई कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, जैसे फिनवू है, वन मनी है, CAMS फिनसर्व है, जो फाइनेंशियल डेटा के मामले में हेल्प करते हैं। अब बात डिजिटल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स की। इन्हें डेटा फिड्यूशरीज का नाम दिया गया है। इसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं। पहली वो हैं ई-कॉमर्स कंपनियां जिनके पास 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हो, वही वाली सिर्फ जिन पे 2 करोड़ प्लस हो। दूसरी वो हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जिनके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हो। और तीसरी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके पास 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हों। इन पैमानों पर फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां फिट बैठती हैं। ऐसी कंपनियां बिना यूजर की मर्जी के उनका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और अगर कोई यूजर 3 साल या उससे ज्यादा समय से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके रखता है तो उस यूजर का डेटा डिलीट भी करना पड़ेगा। इस कानून में स्कैम कॉल्स पर भी पाबंदी लगाने की बात की गई है। कुछ एक्सपर्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति भी जता रहे हैं। उनका मानना है कि इसके नियमों के कुछ हिस्से जो हैं वो प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाते हैं। कैसे? इन रूल्स के मुताबिक डेटा फिड्यूशरी माने वो कंपनियां जिनके पास काफी यूजर्स का डेटा है, उन्हें यूजर्स को एक नोटिस के जरिए बताना होगा कि यूजर्स की कौन कौन सी जानकारी ये ऐप ले रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसे उदाहरण से आप समझ लीजिए। अगर एक बैंक लोन पास करने के लिए यूजर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी स्लिप कोई ऐप लेती है तो उसके पीछे की वजह भी बतानी होगी और साथ ही ऐप या वेबसाइट को एक लिंक देना होगा ताकि यूजर काम होने के बाद अपनी सहमति वापस ले सके या किसी तरह की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कर सके। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक ड्राफ्ट में इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि ये सारा काम होगा कैसे। इसे डेटा फिड्यूशरी माने कंपनियों पर ही छोड़ दिया गया है। वो इसे अपनी समझ के हिसाब से लागू कर सकती हैं। इससे 2 तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली, ये कैसे तय होगा कि नोटिस मानकों के हिसाब से है या नहीं। दूसरी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ना होने से यूजर्स भी ये समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें सही जानकारी दी गई है या नहीं। दूसरी बात यह है कि भले ही बिल में यूजर की सहमति को काफी तवज्जो दी गई है, रूल्स के मुताबिक कंसेंट क्लियर, अनकंडीशनल और टू द पॉइंट होनी चाहिए, लेकिन एक आदर्श कंसेंट कैसी हो सकती है इसका जिक्र नहीं है। तीसरा कंसर्न बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चों के अकाउंट की डेटा से जुड़ी सहमति उनके माता पिता या लीगल गार्जियन के जरिए ही दी जा सकती है और माता पिता की पहचान सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं। सोशल मीडिया साइट्स को बच्चों की सही उम्र और माता पिता की सहमति की जांच करनी होगी। बच्चे अक्सर फोमो के कारण अपनी उम्र गलत दर्ज कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में उनकी उम्र की जांच को लेकर एक नई तरह की माथापच्ची होगी। एक और पेच है, इसके केंद्र में खुद सरकार है। सरकार सब्सिडी, लाइसेंस जैसी सुविधाएं देने के लिए डिजिटल डोमेन में मौजूद डेटा को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं में ना तो यूजर को किसी तरह का नोटिस दिया जाएगा और ना ही उसकी सहमति ली जाएगी। हालांकि सरकार को कुछ मानकों का पालन करना होगा, लेकिन ये सभी मानक प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले काफी हल्के हैं, कमजोर हैं। माने जिस सरकार के जिम्मे डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही डेटा की प्राइवेसी इंश्योर नहीं कर रही है पूरी तरह से। इसके अलावा एक कंसर्न एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से भी आया है। असल में इसके पहले बने सभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानूनों में जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को डेटा स्टोरेज और डेटा कलेक्शन के मामले में एक्सेप्शन माना जाता था, अपवाद माना जाता था। लेकिन इस कानून में ऐसा नहीं है। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल में इस पर विस्तार से बात की गई है। आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई जर्नलिस्ट कल को किसी MP, MLA या मिनिस्टर के सरकारी टूर्स या उनसे जुड़ी कोई जानकारी जुटाता है, तब भी उस पर प्राइवेसी भंग करने के आरोप लगाए जा सकते हैं। जबकि जर्नलिज्म ऐसे प्रोफेशन है जिसमें ऐसी जानकारी जुटाना अधिकतर मौकों पर काम का हिस्सा होता है और जरूरी होता है। ये इस मामले में बहस का विषय बन सकता है। तो 100 बात की एक बात, डेटा इज द न्यू करेंसी। बाकी दोस्तों, प्राइवेसी बनी रहे। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।